नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे द्वारा चलाई जा रही भूगोल की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 लेके हम तैयार हैं, जिसका नाम है समुद्री सीमाएं यानी कि मैरीटाइम बाउंड्रीज। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना वेस्ट ऑफ टाइम के शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 समुद्री सीमाएं। देखिए दोस्तों, जो समुद्री सीमाएं हैं यानी कि कोई भी देश है, उसका जो स्थल है उस पे तो उसका अधिकार रहता ही है। लेकिन स्थलों के अधिकार के अलावा किसी भी देश का समुद्र में यानी कि उसके जो पास में जो समुद्र होता है, उस समुद्र में भी उस कुछ सीमा तक उसके अधिकार रहते हैं। वो अधिकार कितनी सीमा तक रहते हैं और कौन उसका निर्धारण करता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि समुद्र की सीमा तक जो समुद्र की सीमा है उसका निर्धारण कौन करता है। तो एक यूएन क्लोज संधि है। यूएन क्लोज का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 1982 में लाई गई थी। 1982 में लाई गई थी। 16 नवंबर 1994 से ये प्रभाव में आई। इसका जो मेन उद्देश्य है यानी कि जो इसका मेन पर्पज है वो है कि जो समुद्र और महासागर हैं उनके उपयोग का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए, यानी कि नियामक ढांचा बनाया जाए, जिससे कि जो समुद्र है उसका संरक्षण भी किया जा सके और उसका अच्छे से उपयोग भी किया जा सके। अब यूएन क्लोज, इस जो यूएन क्लोज है उसमें कुछ मामले हैं, जैसे देश की संप्रभुता से जुड़े कोई मामले हो सकते हैं, या जो जितनी भी जोन्स हैं अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी जोन्स होती हैं, अगर उनमें कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर किसी देश के नौसैनिक के जो अधिकार हैं उनमें कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उनके जो रेजुलेशन हैं उनके लिए क्या नियम है। तो जो यूएन क्लोज का जो चार्टर है उसके भाग 15 में भाग 15 के अनुच्छेद 287 के क्लोज 1 में निपटान के कुछ साधन बताए गए हैं। वो 3 साधन हैं, यहाँ पर 3 साधन बताए गए हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन इन 3 साधनों के द्वारा या इन 3 संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। पहला है समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण, यानी कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, यानी कि ITLOS, जिसका हेडक्वार्टर हैम्बर्ग यानी जर्मनी में है। तो यह पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अगर कोई भी विवाद समुद्र या महासागरों में होता है तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICJ, जिसका हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। तीसरा है तदर्थ मध्यस्थता, यानी कि यूएन क्लोज के अनुबंध 7 के अंदर ये बताया गया है कि किसी अन्य संस्था के द्वारा भी इसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है, यानी उस संस्था की मध्यस्थता के द्वारा इसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है। तो ये 3 साधन हैं कि यदि किसी समुद्र या महासागर में कोई भी या किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उनका निपटान इनके द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करें कि समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन का मतलब है कि जहाँ से, जैसे कोई भी देश है उसके तट के पास जैसे लो वाटर लाइन है तो एक लो वाटर लाइन बनाई जाती है, और जो उस लो वाटर लाइन के अंदर यानी कि कोस्ट की तरफ जितने भी कोई भी जो जल होते हैं, चाहे जैसे कोई लेगून हो सकती है या फिर कोई आइलैंड भी हो सकता है, तो जो लेगून होती है या फिर कोई अन्य मतलब वाटर भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर। और जो आधार रेखा है यानी कि जो बेस लाइन है, वहां से समुद्री सीमाएं तय की जाती है। तो समुद्र के अंदर 3 सीमाएं होती हैं। पहली जो सीमा है वो है टेरिटोरियल सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक सागर, और इसकी जो दूरी है वो है कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल का मतलब होता है कि 1 नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, यानी 12 नॉटिकल माइल में लगभग 22 किलोमीटर दूरी होती है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक सागर। दूसरा होता है कंटीजियस जोन, इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निहित क्षेत्र,
ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा केच है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूर जो एग्जामिनर है वो आपको चौंका सकता है। कैसे कि वो उसमें स्टेटमेंट ये आ सकता है कि जो कंटीजियस जोन है, यानी कि जो सन्निहित क्षेत्र है, वो प्रादेशिक क्षेत्र से 24 नॉटिकल माइल है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रोंग होगा। यानी कि ये जितनी भी सीमाएं हैं ये बेस लाइन से नापी जाती है, बेस लाइन से नापी जाती है। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक, फिर बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक होगी कंटीजियस जोन। इसके बाद में तीसरी आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EEZ, जो होती है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक। तो इसके ये 3 सीमाएं होती हैं, टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन और तीसरी होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद में आता है हाई सी। इसको जो इसके बाद में आता है, यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद में जो भी समुद्र हैं वो होता है हाई सी। तो ये 3 हमारी समुद्री सीमाएं हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो कानून है वो कानून कैसे लागू होता है। तो जो टेरिटोरियल सी हैं और जो कंटीजियस जोन है वहाँ पर राष्ट्रीय कानून लागू होता है, जबकि इसके बाद में जो EEZ है वहाँ पे UN क्लोज के तहत कानून लागू होता है। UN क्लोज के तहत कानून लागू होता है। जो यानी कि टेरिटोरियल सी है उसके अंदर नेशनल एयर स्पेस आता है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक किसी अन्य देश का कोई प्लेन भी नहीं उड़ाया जा सकता है विदाउट उस देश की परमिशन के बिना या उसकी अनुमति के बिना। इसके बाद में जो 24 नॉटिकल माइल तक जो कंटीजियस जोन है वहाँ पर जितने भी अधिकार हैं, जैसे कोई कस्टम ड्यूटी लगाना, ये सब भी राष्ट्रीय कानून के तहत लगाए जाते हैं। और इसके बाद में जो कानून है वो UN क्लोज के तहत लागू होता है। अब एक केस स्टडी है इसके अंदर जो कि हम पढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एक एनरिका लेक्सी विवाद हुआ था, सन 2012 की बात है। इटली का एक तेल टैंकर जहाज था जो कि भारत के पास गश्त करता है और वहाँ पर 2 भारतीय मछुआरों को वो गोली मार देते हैं। बाद में उन्होंने ये बताते हैं कि वो उनको लगा कि ये कोई समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए उन्होंने गोली मारी। लेकिन जब वो जहाज उन 2 मछुआरों को गोली मार रहा था, गोली मारी थी, तभी वह जहाज हमारी जो बेस लाइन है उससे 20.5 नॉटिकल माइल दूर था। अब हमें पता है कि 24 नॉटिकल माइल तक राष्ट्रीय कानून लागू होता है, लेकिन सुनवाई में देरी होने के कारण वो जो इटली के जो जहाज था और जो उनके जो नौसैनिक थे वो वहाँ से जाने में कामयाब हो गए। इसके बाद में ये विवाद काफ़ी लंबा चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया। लेकिन 2015 में ITLOS, जो मैंने बताया था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करती है, ITLOS ने अपना निर्णय दिया और इटली के जो भी व्यक्ति थे, जो भी सैनिक थे, उनको उनके ऊपर केस ना करने का आदेश दिया और ये केस रफा दफा हो गया उसके बाद। चलिए, अब जो भी हमने पढ़ा है, जैसे बेस लाइन पढ़ा है, उनके बारे में एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। आधार रेखा तट के साथ साथ तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा है। निम्न जल का मतलब होता है जो छिछला जल होता है ना, यानी कि लो वाटर, जो तट के पास में होता है उसको कहा जाता है। आंतरिक जल जो कि बेस लाइन के अंदर होता है, जिसमें कोई भी लेगून वगैरह हो सकती है या फिर कोई आइलैंड हो सकता है। इसके बाद में आता है प्रादेशिक सागर, यानी कि टेरिटोरियल सी, जो कि तटीय देश की संप्रभुता और न्यायाधिकार का क्षेत्र होता है, यानी कि उसी देश के यहाँ पर कानून लागू होते हैं, चाहे वो समुद्री आधार हो या फिर कोई हवाई क्षेत्र हो। वहाँ पे सभी जो भी कानून होते हैं वो उसी देश के लागू होते हैं। और इसकी जो दूरी होती है वो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यानी कि 22.224 किलोमीटर की दूरी तक रहती है। इसके बाद में आता है सन्निहित क्षेत्र, यानी कि कंटीजियस जोन, जो कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक रहता है। और इसमें तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आवर्जन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानून लगाने का अधिकार रहता है और दंड देने का भी अधिकार रहता है। अपनी सीमा में
न्यायाधिकारिता का अधिकार होता है, लेकिन ये हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। केवल और केवल जो नेशनल एयर स्पेस है वो केवल 12 नॉटिकल माइल तक ही होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है कि ये सही है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो लागू नहीं होता है कंटीजियस जोन के अंदर। केवल और केवल जो 12 नॉटिकल माइल है वहीं तक वो लागू होता है। इसके बाद में आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक होता है। और तटीय देश को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार रहता है यहाँ पे। यानी कि कोई भी देश यहाँ पर कोई भी खोज कर सकता है या कोई संसाधनों की संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, यानी समुद्र से दोहन करके कुछ संसाधन निकाल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जो 200 नॉटिकल माइल होता है ना, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ें उत्पादन होती है उसको उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई आइलैंड है, जैसे अंडमान और निकोबार हमारा आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है। अब उसके अंदर बेसलाइन कैसे क्रिएट की जाती है, क्योंकि वो जो आइलैंड होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती हैं, यानी बीच में एक आइलैंड है, उसके बाद में फिर पानी आ जाता है और उसके बाद में फिर आइलैंड आता है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में जैसे कोई छोटा नैरो पानी का गैप है तो वहाँ पे बेसलाइन बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है। बेसलाइन बनाई जाती है उसके चारों तरफ, बेसलाइन चारों तरफ बनाई जाती है, अंदर नहीं बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो आर्कीपेलागो वाटर्स होता है, यानी कि जो आइलैंड होता है उसी का वाटर होता है, तो उसके अंदर जो बेस लाइन है वो नहीं बनाई जाती, उसके चारों तरफ बेस लाइन बनाई जाती है। और जैसे कोई देश है जिसके अंदर ऐसे काफ़ी कटा फटा रहता है, जिसके अंदर काफ़ी लेगून्स वगैरह होती हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि उस पानी के अंदर बनाई जाएगी, उस पानी से थोड़ा दूर बेस लाइन बनाई जाती है। अब एक चीज़ है कि जैसे भारत और श्रीलंका है, जैसे मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओ या फिर जो कंटीजियस कंटीजियस जोन है वो भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि दूरी इतनी नहीं है, दूरी इतनी नहीं है, इसलिए भारत और श्रीलंका इन दोनों की सहमति से वहाँ पे जो जोन बनाई जाती है कि भाई यहाँ तक यह हमारे देश की जोन है और ये तुम्हारे देश की जोन है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इतनी दूरी नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 लेके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।